हेलो स्टूडेंट, आज आपको क्लास 11th केमिस्ट्री क्लास में इससे पहले आपको 3 वीडियो फर्स्ट ईयर के दे चुके हैं। उसमें इंट्रोडक्शन था, फर्स्ट था आपका, सेकंड वीडियो था आपका द्रव्य उसकी अवस्थाएं, और थर्ड वीडियो आपने पढ़ा था द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। आज आपको पढ़ाएंगे हम रासायनिक संयोग के नियम या संयोजन के नियम। ये क्लास फर्स्ट ईयर के लिए और क्लास 9th में भी ये भाग आपका है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका क्लास फर्स्ट ईयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका पहला पार्ट चल रहा है कि रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं या मौलिक अवधारणाएं, ठीक। तो देखिएगा, रासायनिक संयोग के 5 नियम हैं। नंबर 1 नियम है द्रव्यमान संरक्षण, या इसे कहते हैं द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम, ये पहला नियम है, ठीक। एक एक नियम आपको पढ़ाए जाएंगे और सभी इसके एग्जाम्पल भी दिए जाएंगे। दूसरा, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम हो सकता है आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हो, सॉरी क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्योंकि ये नियम 9th में भी थे, लेकिन यहाँ बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक। अगला आपका गुणित अनुपात का नियम। अब आप लोग पढ़ेंगे तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। चौथा नियम आपका है तुल्य, या इसको लिखते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। चौथा आपका नियम है गैलुसेक का गैसीय आयतन नियम। गैसीय आयतन नियम। ये आपके 5 नियम हैं। ये जो 4 नियम हैं, ये 4 नियम आपके द्रव्यमान अर्थात मास पर आधारित हैं, और आपका जो 5वां नियम है ये गैसों के आयतन पर आधारित है, ठीक। जो अभिकारक होते हैं, जो क्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें बोलते हैं अभिकारक, और जो बनते हैं उन्हें उत्पाद। तो वो सब गैस होना चाहिए, उसके आयतन से संबंधित आपका ये नियम है, इसीलिए इसे कहते हैं गैसीय आयतन नियम। और ये गैलुसेक ने बनाया था, इसीलिए कहलाता है गैलुसेक का गैसीय आयतन नियम। तो आपके रासायनिक संयोग के ये 5 नियम हैं, और पाँचों आप एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक। देखिए, पहला नियम है आपका द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम, ठीक। तो इस नियम का प्रतिपादन 1789 में लेवोसिये ने किया था, ठीक। लेवोसिये को जानते हो, ये आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक हैं, ठीक। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। बाद में जो है इसका प्रतिपादन इन्होंने ही किया था, ठीक, लेवोसिये ने, लेकिन बाद में इसे जो है लेंडोट ने इसकी पुष्टि की थी, ठीक। इन्होंने इसकी क्या की, पुष्टि, ठीक है। वो भी इसके एग्जाम्पल में आपको हम बताएंगे। इस नियम का प्रतिपादन लेवोसिये ने किया, लेकिन इसकी पुष्टि लेंडोल्ट ने की थी, ठीक। तो इस नियम के अनुसार क्या है, देखिए, इस नियम के अनुसार क्या है कि जो द्रव्य होते हैं, द्रव्य वो अविनाशी होते हैं, ठीक, अविनाशी होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। भाई, द्रव्य अविनाशी होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक।
तो अतः इसका मतलब ये हुआ, अतः किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक पदार्थों का कुल द्रव्यमान उत्पाद पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात किसी रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है कि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, वही है द्रव्यमान संरक्षण, मतलब द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन ये नियम सिर्फ इन्हीं अपक्रियाओं के लिए सत्य हैं, रासायनिक अपक्रियाओं के लिए। अपक्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती नाभिकीय अपक्रियाएं, उसमें द्रव्यमान की क्षति हो जाती है। तो ये नियम सिर्फ नाभिकीय अपक्रियाओं के लिए सत्य नहीं है। जो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन में अपक्रिया होती है, तो उन अपक्रियाओं के लिए सत्य नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता उसमें, ये ध्यान रखना बेटा। तो इस नियम का मतलब क्या है कि द्रव्य विनाशी होते हैं, अर्थात द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक पदार्थों का कुल द्रव्यमान उत्पाद पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक, आप आसानी से लिख लेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे कि द्रव्य अविनाशी होते हैं, अर्थात द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नीचे लिख सकते हो, अतः किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक पदार्थों का कुल द्रव्यमान उत्पाद पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक, अतः किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक पदार्थों का कुल द्रव्यमान उत्पाद पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल, जो इन्होंने प्रयोग किया था उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, ये आपका NaCl है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, इनके जली विलयन हैं, इनका प्रयोग बताते हैं। इन्होंने क्या किया, एक H आकार की नली ली, ऐसे नली ली। इन्होंने एक नली में क्या किया, NaCl का जली विलयन, दूसरी नली में क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट का जली विलयन भर लिया। ठीक, और इस नली को उन्होंने तौल लिया। फिर क्या किया, दोनों को मिला दिया, विलयन को बजाय इधर ले जाएंगे इधर ही लाएंगे, तो विलयन एक दूसरे से मिलेंगे तो परस्पर क्रिया करेंगे, और क्रिया करके क्या बनाएंगे, सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप। ये सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप, तो इसे सॉलिड लिखेंगे और आपका NnO3 बनेगा। सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप आएगा, अवक्षेप मतलब जमना, इसका अवक्षेप आएगा। तो इसका अवक्षेप आया, वो बना आपका सोडियम नाइट्रेट। ये द्विविस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है, ये बना। फिर नली को तौल लिया, देखा द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इससे सिद्ध हो गया कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है। किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक पदार्थों का कुल द्रव्यमान उत्पाद पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक, ये इसका उदाहरण है। ये लैंडोट ने जो है प्रयोग किया था वो हमने बताया। देखिएगा इसका वेट कैसे रखेंगे, तो जब न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में इनके वेट दिए होते हैं। Na बराबर आपका 23, Cl आपका 35.5, क्योंकि Na होता है यहाँ पर 11, ये 23, ये 17, ये 35। परमाणु क्रमांक याद करने की आपको ट्रिक आपको बहुत जल्दी वीडियो में बनाएंगे। ठीक, आवर्त सारणी की ट्रिक हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको मिल जाएगी। परमाणु क्रमांक की बहुत जल्दी ट्रिक बनाने वाले हैं, आसानी से सीख जाओगे। नाइट्रोजन आपका 7-14, ऑक्सीजन आपका 8-16, ये वेट है, लगभग दूना होता है, किसी में दूने से ज़्यादा होता है। ठीक, और Ag आपका 47, ऊपर होता है 108। आसानी से याद भी हो जाएंगे और ये दिए भी होते हैं। ठीक, इनके वेट परमाणु क्रमांक आपको याद करने होते हैं, लेकिन जो परमाणु भार होते हैं वो याद नहीं करने होते हैं, मिल जाते हैं आसानी से आपको क्वेश्चन में। तो Na बराबर 23, Cl बराबर आपका 35.5, जोड़ेंगे आएगा 58.5। ऐसे Ag बराबर 108, N बराबर आपका 14 और 16 3 आपका 48, जोड़ देंगे आपका क्या आएगा 170 ग्राम। Ag बराबर 108,
Cl बराबर 35.5 जोड़ देंगे आएगा 143.5। Na बराबर आपका 23, N बराबर 14 और 16 3 आपका 48, तो ये आपका जोड़ेंगे आएगा 85। तो अभिकारक पदार्थ क्या होते हैं? जो अपक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे अभिकारक पदार्थों का द्रव्यमान, अभिकारक पदार्थों का कुल द्रव्यमान। अभिकारक पदार्थों का कुल द्रव्यमान क्या आएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे 58.5 प्लस जोड़ देंगे 170, यह आपका आएगा 0.5, यह आएगा 8, 7 और 5 12 का 2, हासिल लगा आपका 1, आ जाएगा 228.5 ग्राम। ये अभिकारक पदार्थों का कुल द्रव्यमान है। अब निकालेंगे उत्पाद पदार्थों का कुल द्रव्यमान। उत्पाद पदार्थों का कुल द्रव्यमान, यह आएगा 183.5, ये 85, आप जोड़ देंगे आएगा क्या 8.5 तो है, 5 3 8 और 8 4 12 का 2 हासिल 1, आपका 228.5। देखेंगे अभिकारक पदार्थों का कुल द्रव्यमान उत्पाद पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर है, ठीक। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इससे सिद्ध भी होता है। तो ध्यान रखना, आपको इसमें कुछ नहीं करना है कि इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1789 में लेवोसिए ने किया था और इसकी पुष्टि लैंडोल्ट ने की थी, ठीक। इस नियम के अनुसार आप नियम लिख लेंगे कि द्रव्य विनाशी होते हैं, इन्हें ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात या बल्कि लिख सकते हो इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव्य को, जो आपका मैटर है द्रव्य, नीचे लिख लेंगे अतः किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक पदार्थों का कुल द्रव्यमान उत्पाद पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया होगी उसमें जो द्रव्यमान है वो अपरिवर्तित रहता है, ठीक। ये नियम कहने का मतलब है। नीचे नोट में भी लिख लेंगे इसमें कि नोट में कि यह नियम केवल नाभिकीय क्रियाओं के लिए सत्य नहीं है, ठीक। यह नियम केवल नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए सत्य नहीं है। नाभिकीय क्रिया कहाँ होती है? नाभिकीय संलयन क्रिया में, जो सूर्य में होती है, नाभिकीय विखंडन, उन अपक्रियाओं में यह नियम सत्य नहीं है, ठीक। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा था, उसमें द्रव्यमान में क्षति हो जाती है, वो आप लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशता का पहला नियम हो गया। अब आपका दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। तो इस नियम का प्रतिपादन सन 1799 में J.L. प्राउस्ट ने किया था, ठीक। इस नियम का प्रतिपादन सन 1799 में J.L. प्राउस्ट ने किया था और इसकी पुष्टि स्टास व रिचर्ड्स ने की थी इसकी पुष्टि, ठीक। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सन 1799 में J.L. प्राउस्ट ने, और इसकी जो पुष्टि वो स्टास व रिचर्ड्स ने की थी, ठीक। तो इस नियम के अनुसार क्या है कि इस नियम के अनुसार कि कोई भी रासायनिक यौगिक, चाहे वो किसी विधि से बनाया गया हो या प्राप्त किया गया हो, उसमें उपस्थित जो तत्व होते हैं उनके द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, ठीक, या एक स्थिर अनुपात में संयोग करते हैं। इसे बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। पहले एग्जाम्पल समझते हैं और फिर इस नियम को दोबारा बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आपका ये है जल H2O, ये हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का यौगिक है। H और O का यौगिक है।
H2O H और O का यौगिक है। इसे चाहे किसी प्राकृतिक संसाधन, जैसे आप गंगा जल से भर लाइए जल, या आप नदियों से ले आएंगे जल, लेकिन शुद्ध जल हो, ठीक। बस इस नियम की दिक्कत है कि ये नियम अशुद्ध पदार्थों पर लागू नहीं होता, ठीक, केवल शुद्ध पदार्थों पर लागू होता है। तो जल को चाहे आप प्राकृतिक संसाधन द्वारा निकालो, जैसे आपने घर में हैंडपाइप से निकाल लिया, ठीक है, चाहे समरसेबिल लगा कर निकाल लो, या किसी रासायनिक विधि द्वारा बना लो, बस शुद्ध जल होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, जो H और O का अनुपात है वो सदैव स्थिर रहेगा, ठीक। जैसे H क्या होता है 1:1, आपका O होता है 8 और 16, तो 1:2 आपका 2 और ये 16, आप इनसे डिवाइड कर दोगे 2 से तो आएगा 1:8, अर्थात 1:8। तो जल है, इसको आप चाहे किसी प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त करें या किसी स्रोत से प्राप्त करें या इसे रासायनिक विधियों द्वारा बनाएं, इसमें H और O का अनुपात सदैव 1:8 रहता है, ठीक। ये इसका भारात्मक अनुपात है, ये 1:8 रहता है, इसे ही बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा उदाहरण समझिए, ये CO2 गैस है, ये कार्बन व ऑक्सीजन का यौगिक है। ये जो है कार्बन व ऑक्सीजन का यौगिक है। इसको चाहे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाकर CO2 बनाएं, या आप किसी भी कार्बोनेट, धात्विक कार्बोनेट को उच्च ताप पर गर्म करके, जैसे इसको गर्म कर दें CO2 बना लें। CO2 चाहे कार्बन को दहन करके CO2 बनाएं, या कोई धात्विक कार्बोनेट है उच्च ताप पर गर्म करेंगे तब CO2 गैस बनेगी, चाहे इससे CO2 बनाएं। इसमें जो C और O का अनुपात है वो अनुपात सदैव स्थिर रहेगा। जो इसमें देखेंगे वही इसमें देखेंगे। भाई इसमें देख लीजिए कि कार्बन होता है 6 और ऊपर होगा 12, ऑक्सीजन होगा 8, ऊपर आएगा 16, तो आपका ये वेट आएगा आपका 12 और ये 16 2 आपका आएगा 32। इसमें 4 से कर देंगे डिवाइड, ये आएगा 3, ये 4 8 जा 32, 3:8 अर्थात 3:8 आएगा, ठीक। CO2 गैस चाहे कार्बन को दहन करके बनाएं या आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके बनाओ, इसमें C और O का अनुपात सदैव स्थिर रहेगा, अर्थात 3:8 के अनुपात में ही संयोग करेंगे, ठीक। तो आपको ये नियम क्लियर हो गया होगा कि इस नियम के अनुसार क्या है कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक चाहे वो किसी विधि से बनाया गया हो या प्राप्त किया गया हो, इसमें उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों में जो अनुपात होता है वो सदैव स्थिर रहता है, ठीक। तत्वों के द्रव्यमानों में जो अनुपात होता है वो सदैव स्थिर होता है, इसे ही कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। कि इस नियम के अनुसार कोई भी रासायनिक यौगिक चाहे वो किसी विधि से बनाया गया हो या प्राप्त किया गया हो, उसमें उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों में जो अनुपात होता है वो सदैव स्थिर रहता है, इसे ही कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। और अभी एग्जाम्पल हम लिखे दे रहे हैं, आप नियम आपको समझा दिया, आप लिख लेंगे आसानी से। एग्जाम्पल हम आपको लिखे दे रहे हैं, ठीक। आप पहला एग्जाम्पल लिख लेंगे कि जल H और O का यौगिक है, यह विभिन्न विधियों द्वारा बनाया जा सकता है और प्राकृतिक संसाधनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। जैसे आप घर में हैंडपाइप के द्वारा निकालते हो, ये आपका प्राकृतिक संसाधन है, ठीक। किसी भी प्रकार से शुद्ध जल का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि जल में H और O का अनुपात जो होता है वो द्रव्यमान की दृष्टि से कितना 1:8, जो भी बताया था हमने निकाल कर, ठीक। अब देखिए इसके बाद दूसरा उदाहरण है कि CO2 जो है कार्बन व ऑक्सीजन का यौगिक है। इससे बताया गया था, आपको समझा चुके हैं उधर, कि कार्बन को वायु में जलाकर प्राप्त किया जाए या कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म करके CO2 बनाया जाए, इसे गर्म करके बनाया जाए। इसमें जो C और O का जो अनुपात होता है वो द्रव्यमान की दृष्टि से कितना होगा 12:32, क्योंकि कार्बन होता है आपका 6 ऊपर 12, ऑक्सीजन होता 8 ऊपर होता 16, तो कार्बन हुआ ऊपर 12 और ये 16 दूनी हुआ 32।
इसमें भाग कर देंगे 4 से, 4 तियाँ 12 और 4 8 32, 3:4, सॉरी 8, 3:8, 4 से भाग करेंगे, 4 तियाँ 12, 4 32, तो 3:8 के अनुपात में संयुक्त रहते हैं। ठीक, तो ये नियम आपको समझ में आ गया होगा 2 उदाहरण पढ़ने के बाद। क्या नियम? कि इस नियम के अनुसार कोई भी रासायनिक यौगिक, चाहे वो किसी विधि से बनाया गया हो या प्राप्त किया गया हो, इसमें उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं या एक स्थिर अनुपात में संयोग करते हैं, इसे कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। इसके आगे के जो नियम आपको हैं वो आगे वीडियो में मिलेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।